नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। दिस इज अजीत शुक्ला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समास कल के आज हम आए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हुई तो एकमात्र बेहतरीन प्लेटफॉर्म गुरु वशिष्ठ आपको लगातार नई नई वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहा है। तो निश्चित तौर पर अंत तक हमारे साथ आज वीडियो में आप बने रहेंगे तो समास के जितने भी कन्फ्यूजन है वो निश्चित तौर पर आज आपके क्लियर हो जाएंगे। समास के कितने प्रकार होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, समास होता क्या है, इन सारे मुद्दों पर आज बृहद चर्चा होगी। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको उसको ध्यान में रखना है। हम आपको जब पढ़ाएंगे उस चीज़ को तो निश्चित तौर पर आपका ध्यान यही होना चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहली बात कि समास क्या होता है। समास को लेकर के ही बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण कराया जाता है, यानी उनको छोटा बनाया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी दो से दो अधिक शब्द होंगे और उनको आपस में जोड़ करके हम नए सार्थक शब्द बनाएंगे तो वो समास कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि जो शब्द बनेगा समास करने के बाद, जोड़ने के बाद शब्दों को, उसको समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यानी जब समास विग्रह करोगे आप, यानी पदों को अलग अलग करोगे तो वो समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समास रचना में प्रायः दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। समास जब आप करेंगे तो उसमें दो पद पाए जाते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। विग्रह करोगे तो उसका दूसरा मतलब होता है। जैसे देखेंगे गगन चुंबी में गगन जो है वो पूर्व पद है और चुंबी जो है ये उत्तर पद है। और इसका जब विग्रह करोगे तो क्या बनेगा आपका, गगन को चूमने वाली इमारत जो होती है गगन चुंबी उसी को बोला जाता है। तो गगन को चूमने वाली, इसका हो जाएगा विग्रह। और गगन चुंबी शब्द जो है ये है समास या इसको कहेंगे आप सामासिक पद। तो गगन चुंबी का विग्रह क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाली। गगन इसमें पूर्व पद है और चुंबी क्या है, उत्तर पद है। तो ये आपका समास क्लियर हो गया। आप समास के भेद देखेंगे हम कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या है आपके। तो समास के भेदों की अगर हम बात करें तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 दीर्घ समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास होते हैं। एक एक करके सारे टॉपिक हम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो अव्ययी भाव समास का है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वही अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। समझने का तरीका आप खाली देखिएगा, अनु, प्रति, भर, हर ऐसा आता है पहले पद में, तो वो सब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है, हर एक दिन, तो उसका प्रतिदिन का हो जाएगा, प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन तो हो गया, लेकिन प्रतिदिन शब्द जो है ये आपका समास हुआ। और इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रतिदिन यानी हर एक दिन, यथा संभव यानी जितना संभव हो सके। तो यथा शब्द क्या है, एक अव्यय है और ये अव्यय से शुरुआत हुई तो कौन सा समास, अव्यय समास। जैसे भर पेट, तो पेट भर के, तो इसमें भर शब्द क्या है, अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास। अनुरूप यानी रूप के अनुसार, तो इसमें अनुशब्द क्या है, अव्यय है, तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास बिल्कुल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पहला पद अव्यय होगा, अनुप्रति भर हर आपको याद रखना है, इससे शुरू है तो निश्चित तौर पर वो अव्ययी भाव समास ही होगा। कंफ्यूजन आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक है तत्पुरुष समास का। जिस समास में बाद का यानी उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और दोनों के पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह आपको याद होना चाहिए कि दोनों पदों के बीच में क्या होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा, कारक चिन्ह गायब होगा, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। और विग्रह करोगे तो वो कारक चिन्ह आ जाएगा। और कारक चिन्ह क्या होता है, को, से, के लिए, से अलग होने का भाव, का, की, के, में, पर, ये कारक चिन्ह होते हैं। इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष को बांटा भी गया है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह से बांटा गया है। तथा समास करने पर यह कारक चिन्ह क्या होते हैं, यानी का, की, के, को, से, के लिए, ये सब क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और विग्रह करने पर ये सब आ जाते हैं। तो तत्पुरुष में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खाली कारक चिन्ह का मैटर होता है तत्पुरुष के अंतर्गत। तो आपका एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे चिड़ी मार, तो चिड़ी मार का विग्रह करोगे, चिड़िया को मारने वाला, को शब्द क्या है, कारक है, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। करुणापूर्ण यानी करुणा से शब्द क्या है, कारक है, तो तत्पुरुष समास। गौशाला, गाय के लिए शाला, के लिए शब्द क्या है, कारक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, के लिए है क्या, कारक, तो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो से शब्द क्या है, कारक, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का शब्द आ गया यानी क्या हो जाएगा इसमें आपका
तत्पुरुष समास। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए, तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अगर तरीके पे आप ध्यान दे ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर समास आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो कर्मधारय समास का है। कर्मधारय मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताएंगे कैसे। इसमें क्या होता है कि उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का मैटर होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का क्या मतलब होता है, यानी एक पद दूसरे की क्या होगा, विशेषता बताएगा। एक पद दूसरे की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, तो वहां पर हो जाएगा कर्मधारय। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण, चरण की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है। अच्छा, अंत में इसमें क्या होता है कि जब आप विग्रह करोगे तो है जो, के समान, ये शब्दों के मध्य में आएगा, दोनों पदों के बीच में। जैसे चरण कमल के मध्य में क्या आएगा, के समान। मृग नयनी, तो हिरण के समान नयन वाली। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो शब्द बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अधमरा, आधा है जो मरा, तो है जो शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कर्मधारय समास आपको निश्चित तौर पर क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ टॉपिक और हैं जो हम आपको क्लियर कराएंगे। 4th नंबर आपका द्विगु समास, पहले आप देख लीजिए। द्विगु समास तो बहुत आसान है आपका, जिस पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में समूह का ज्ञान होता है। तो द्विगु समास क्या हो जाएगा, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, कहा भी जाता है संख्यावाची द्विगु, यानी संख्या से शुरू होगा तो वो द्विगु समास हो जाएगा। पहचान क्या है, पहला पद गिनती यानी संख्या होगी। जैसे अब देखेंगे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। नवरात्र, 9 रातों का समूह, द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि सारे जो पहले पद हैं वो सब संख्या हैं, जो सब पहला पद संख्या होगा तो निश्चित तौर पर वो द्विगु समास हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक जो है वो है द्वंद्व समास का हमारा। तो द्वंद्व समास पे थोड़ा नजर डालेंगे आप लोग। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा। विग्रह करोगे तो ज्यादातर आपके और आता है, या फिर बीच बीच में कभी कभी अथवा भी या ए आ जाता है, दोनों में से कोई ना कोई आता है आपका, ज्यादातर और ही मिलेगा आपको। पहचान क्या है, समासिक पद के दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह जरूर मिलेगा, यानी डैश लगा हुआ मिलेगा आपको। यह पहचान करने का बेस्ट तरीका है आपका द्वंद्व समास को। जैसे राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा, राजा प्रजा का मतलब राजा और प्रजा। दिन रात, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। ठीक है, माता पिता, माता और पिता। तो इस तरह से आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोनों पद क्या होंगे, इसमें प्रधान होंगे। अगला टॉपिक जो है वो बहुब्रीहि समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है टॉपिक ये बहुब्रीहि समास जो है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। क्या होगा, कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिलेंगे और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, तीसरा मतलब निकलेगा, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या है, शिव है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो आपको यहाँ पे देखो, नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ, इतना तक मामला आप अगर देखें तो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन इसका नीला कंठ किसका है, शिव का है, तो तीसरा मतलब निकल के आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे देखेंगे अगला टॉपिक आपका, इसमें एग्जाम्पल जो है वो है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा पेट किसका है भैया, गणेश जी का, तो अर्थात क्या आ जाएगा, गणेश। तो दोनों मिलकर के क्या है, तीसरे को संकेत कर रहे हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी जो बादल के समान है आपका काला, उसको क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण। घनश्याम किसको, श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो दोनों का मतलब शब्द इसमें कुछ और है, मतलब कुछ और निकल के आ रहा है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, किसके पाणी में चक्र है, अर्थात विष्णु के। चक्रधारी कौन है, विष्णु है आपके। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 किसके मुंह हैं, रावण के हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं होता, तीसरा मतलब निकल के आएगा तो निश्चित तौर पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करा दें। जैसे नीलकंठ पे आप चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे घुमा करके परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। जैसे नीलकंठ एक आया है शब्द, तो नीलकंठ का अभी हमने बताया नीला है कंठ जिसका, तो इतने तक अगर आप आए तब भैया ये हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। क्यों, क्योंकि विशेषण विशेष्य का कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीला है,
तो वह कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि नहीं दिया है तब आप नीलकंठ का मतलब कर्मधारय पे लगा के आ जाएंगे। लेकिन अगर कर्मधारय भी दिया है और साथ में बहुव्रीहि भी दिया है तब आप बहुव्रीहि ही लगाएंगे, तब आपको वहां पर कर्मधारय नहीं लगाना है। निश्चित तौर पर नीलकंठ के हिसाब से विशेषण विशेष का संबंध है आपस में, लेकिन मतलब तीसरा निकल रहा है, तो अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो बहुव्रीहि ही आप मारेंगे कि कर्मधारय को नहीं मारेंगे। अगला देखो दशानन। दशानन का मतलब संख्यावाची द्विगु आपको बताए हैं पहले, अगर पहली पद संख्या है तो वो द्विगु समास हो जाएगा, यानी 10 है मुंह जिसके, ठीक है, 10 मुंह वाला, तो 10 मुंह वाला कौन है, रावण है, तो उस हिसाब से तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में द्विगु समास ही है खाली तब द्विगु लगाएंगे, और अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों है तो पहले आपको बहुव्रीहि लगाना है। ये निश्चित तौर पर आपको कंफ्यूजन क्लियर कराने की आवश्यकता है। तो स्टे होम स्टे सेफ, ये आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। बाकी जो कंफ्यूजन है वो प्रैक्टिस सेट जब आपको कराएंगे जबरदस्त प्रश्नों का, तो निश्चित तौर पर आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। घर पर रहिए आप लोग, सुरक्षित रहिए, वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, लगातार अपडेट आपको होते रहेंगे, और जितने भी टॉपिक हैं वो हम निश्चित तौर पर इसी लॉकडाउन भर में क्लियर करा देंगे, और निश्चित तौर पर आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। घर पर ही आप लोग रहिएगा, बस वीडियोस को लगातार देखते जरूर रहिए, अंत तक देखिए। दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।